डियर स्टूडेंट, मेरे आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आने वाले समय में कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं होनी है, जैसे यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा होना है और बिहार लोक सेवा आयोग की भी 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। साथ ही झारखंड में भी 6ठी बीपीएससी को लेकर काफ़ी उठापटक चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पर भी विज्ञापन आए और एक नई प्रक्रिया और एक नई भर्ती की शुरुआत हो। तो इन तमाम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, राज्य व्यवस्था से संबंधित समसामयिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी समसामयिकी और समसामयिकी के जो अन्य पक्ष होते हैं, जैसे पुरस्कार होता है, खेलकूद होता है, इन सभी को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। तो अभी का जो ये श्रृंखला होगा, इसमें हम लोग पूरे एक साल यानी कि अभी से लेके मई 2020 से लेके अप्रैल मई 2019 तक के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के श्रृंखला को हम लोग कवर करेंगे। ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की श्रृंखला होगी, इसमें हमारी कोशिश होगी कि इस तरीके से आपके सामने एक क्वालिटिव और क्वांटिटिव मटेरियल लाया जाए, जिससे आपके प्रारंभिक परीक्षा और आपका जो मुख्य परीक्षा है, उन दोनों में आप इसका बेहतर लाभ उठा सकें। इसी दृष्टिकोण से हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। साथ ही यह भी सत्य है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है और जो यूपीपीसीएस का भी जो आने वाले समय में प्रीलिम्स एग्जाम होने हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का भी, इन सभी एग्जाम में अब भूगोल खंड के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो खासकर समसामयिक विषयों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अधिक आते हैं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी की श्रृंखला की शुरुआत की है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें पूरे एक साल के पर्यावरण के समसामयिकी को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पीटी और मेंस दोनों का चीज़ शामिल होगा। तो आइए इस श्रृंखला के पहले वीडियो में हम एक जलवायु वार्ता जो पिछले दिनों हुई है उस पर चर्चा करते हैं और उसके हर एक पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो जलवायु वार्ता है, इस जलवायु वार्ता का नाम जैसे हमने पहले ही रख दिया है, पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता 2020 है। ये जो पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता 2020 है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया है और 4 सेक्शन में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जलवायु वार्ता क्या है, दूसरा 2020 में जो जलवायु वार्ता हुई उसका प्रमुख तत्व क्या है, तीसरा इस जलवायु वार्ता में चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या रहे, और चौथा इस जलवायु वार्ता में भारत का पक्ष क्या रहा है। इस 4 बिंदुओं के सहारे हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें जो 2 सेक्शन है, इसका चर्चा के बिंदु और भारत का जो पक्ष है, ये इस वार्ता का एप्लीकेशन का सेक्शन है। तो जब आपको मेंस में लिखना होगा तो यहाँ से मटेरियल उठाएंगे, और जो लोकसभा आयोग होते हैं खासकर यूपीपीसीएस में कुछ जो तथ्यात्मक चीजें होंगी वहां से प्रश्न आता है, इसलिए हमने हर एक सेक्शन को शामिल कर लिया है। और यूपीएससी में भी इस जलवायु वार्ता पर आधारित प्रश्न पीटी में भी आ सकता है, स्टेटमेंट करके कि पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए हमने इसको 4 सेक्शन में बांट दिया है ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो और एक लंबे समय तक आप इसको याद भी रख सके। तो आइए इसमें क्या है, ये जो पिट्सबर्ग वार्ता है ये क्या है, तो यह एक प्रकार का मंच है। कैसा मंच है, तो यह एक प्रकार का रचनात्मक मंच है जो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों को जलवायु परिवर्तन पर अपने विचारों, अपने ज्ञान और अपने रणनीति को शेयर करने का अवसर देता है और एक वैश्विक रणनीति अपनाने के लिए इस पर चर्चा की जाती है। ये जो जलवायु वार्ता है 2009 में जो यूएनएफसीसी के अंतर्गत जो जलवायु वार्ता कराई जाती है, जो डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था, उस जलवायु वार्ता की असफलता के बाद 2010 से प्रत्येक वर्ष जर्मनी के द्वारा अलग कराया जाता है, जर्मनी के द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो जलवायु वार्ता है यूएनएफसीसी के मंच के तहत या उसके नेतृत्व में नहीं होता, बल्कि उसके पृथक 2010 से जर्मनी के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और ये एक प्रकार का अंतर सरकारी मंच है जिस पर शामिल होकर
इस वार्ता में जो भाग लेने वाले देश होते हैं अपने विचार का शेयर करते हैं, उनकी क्या रणनीति हो जलवायु वार्ता पर, क्या होनी चाहिए वैश्विक रणनीति, इस पर अपने विचारों का शेयर करते हैं और एक सामूहिक रणनीति बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो 2020 का ये जलवायु वार्ता है, इस वार्ता का जो प्रमुख तथ्य है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका आयोजन जो है वो जर्मनी में हुआ था, मेजबान देश इसका जर्मनी था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन ने की थी। जाहिर सी बात है इस पर जो इस बार जो COP 26 सम्मेलन होना था वो ब्रिटेन में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण उस बार 2020 के वार्ता को स्थगित कर दिया गया। अब वो वार्ता 2021 में होगा। तो आप ध्यान में ये रख सकते हैं कि ये जो पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता है और जो UNFCCC का जलवायु वार्ता इस बार होना था, इस दोनों की अध्यक्षता इस बार ब्रिटेन को करनी थी। तो चूंकि UNFCCC के नेतृत्व में होने वाला COP 26 अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस बार जो ये वार्ता हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ये जो सत्र था ये इस जलवायु वार्ता का 11वां सत्र था, जैसे मैंने लिख दिया है, यानी कि ये 11वां सत्र इसका आयोजित हुआ है और इस सत्र में भारत सहित विश्व के लगभग 33 से अधिक देशों ने भाग लिए थे। ये जो जलवायु वार्ता होती है तो इसमें संबंधित देश के पर्यावरण मंत्री ही इसमें प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। तो यहाँ से UPPCS के PT में तथ्यात्मक जो है वो आ सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कौन इसका ये सत्र था और कितने देशों ने भाग लिए थे। ये इसका कुछ फैक्चुअल सेक्शन है जो आप याद रखेंगे। तीसरा जो इस जलवायु वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि इसमें चर्चा के बिंदु क्या रहे। तो इसमें चर्चा के 3 प्रमुख बिंदु रहे। जैसे पहला है कोविड-19, जो ये नोवल कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का वैश्विक जो प्रसार हुआ है, जो एक पैंडेमिक स्थिति है, इस पर चर्चा की गई कि इसको किस तरीके से वैश्विक प्रयासों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर काफी चर्चा की गई। तो इसके चर्चा का पहला प्रमुख हो गया कि कोविड के रोकथाम को कैसे सफल बनाया जाए। इस पर सभी देशों ने अपने विचारों को शेयर किया और एक सामूहिक रणनीति इस पर बनाने का प्रयास किया। दूसरा जो इसमें चर्चा का केंद्र बिंदु था कि कोविड-19 का जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है वो क्या हो सकता है और कोविड-19 से होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कैसे मिलकर दूर किया जा सकता है, इस पर देशों ने चर्चा की। आप अपने देश के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का 4था चरण आ चुका है और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति हुई है वो आप भारत से समझ सकते हैं। तो जो स्थिति भारत की हुई है लगभग वही स्थिति यूरोपीय जैसे देशों की हुई है और USA जैसे देशों की भी हुई है। तो इस आर्थिक मंदी के दौर से कैसे बाहर निकला जाए और दूसरा इसका जो सामाजिक प्रभाव है कि समाज के किन वर्गों पर अधिक प्रभाव हुआ है, सुभेद्य वर्ग को उससे कैसे बाहर लाया जाए, इस पर चर्चा की गई और सभी देशों ने एक सामूहिक रणनीति बनाने का प्रयास किया। और तीसरा जो इसमें चर्चा का प्रमुख बिंदु था ये है पेरिस जलवायु वार्ता, जो 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। इस पेरिस जलवायु वार्ता को कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि 2020 से इसको एक्टिव होना है, तो इस वार्ता को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए क्या रणनीतियां बनाई जाए, इस पर सभी देशों ने चर्चा की थी। तो 3 बिंदु के सहारे इसके चर्चा को आप याद रखेंगे। चौथा जो इस जलवायु वार्ता में भारत का पक्ष रहा था, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जो सदस्य देश भाग लेते हैं तो उसमें मूल रूप से उस देश के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत के पर्यावरण मंत्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया और सदस्य देशों को इस पर कार्य करने का सुझाव दिया। तो भारत ने जो पहला सुझाव दिया वो है एक जलवायु प्रौद्योगिकी का, जिसको हम लोग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा एक है सतत जीवन शैली का, जिसको हम लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहेंगे। तीसरा एक है नवीकरणीय ऊर्जा का, जिसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और चौथा है $1 ट्रिलियन के जो अनुदान ग्रांट का सुझाव है। इसको डिटेल से समझते हैं क्या है कि भारत ने पहला जो सुझाव दिया जलवायु प्रौद्योगिकी का, इसका अर्थ है कि भारत ने इस प्रकार के प्रौद्योगिकी के आविष्कार और लागू करने पर जोर दिया
जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो, जलवायु परिवर्तन के शमन का कार्य करे, और साथ ही यह भी बताया कि यह प्रौद्योगिकी सस्ती होनी चाहिए ताकि विश्व के गरीब से गरीब देश इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें, उन तक इस प्रौद्योगिकी की पहुंच हो सके। दूसरा, सतत जीवन शैली का। सतत का अर्थ ही होता है कि हम लोग संसाधन संरक्षण के साथ साथ इस प्रकार का जीवन शैली अपनाएं, अपने जीवन शैली में परिवर्तित करें ताकि पर्यावरण का भी कोई नुकसान ना हो और मानव का भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार निरंतर चलता रहे। तो इस प्रकार की जीवन शैली अपनाने पर भारत ने बल दिया। और आप जानते हैं कि जो कोविड-19 हुई है, इसने प्रत्येक मानव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जीवन शैली में जरूर बदलाव लाया जाए, क्योंकि इसके कारणों पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, और उसमें कुछ कारण ऐसे भी माने जा रहे हैं कि वुहान में चमगादड़ का जो मीट का बाजार है वहां से ये फैला। यदि ये बात सत्य है तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य को अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। तो भारत ने इसी तरीके के जीवन शैली को, जो सतत जीवन शैली है, उसको अपनाने पर बल दिया। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और आविष्कार पर बल दिया। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऊर्जा को रखते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जिसके अंतर्गत सूर्य का जो सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ओशन कन्वर्जेंस थर्मल एनर्जी है, फिर इसी तरह से भूतापीय ऊर्जा है। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, नवीकरणीय रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। बायोडीजल है या बायो एनर्जी है, उसको इसमें हम लोग शामिल करते हैं। तो ये ऐसे ऊर्जा हैं जो पर्यावरण मित्र ऊर्जा होते हैं, अर्थात यदि इनका दहन होता है तो पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। तो भारत ने इस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को बल दिया, इस क्षेत्र में निवेश करने पर बल दिया, और साथ ही इस ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों को उपलब्ध कराने पर भी भारत ने बल दिया। और चौथा जो इसमें था कि भारत ने यह भी कहा कि विकासशील देश अपने यहाँ जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी को अपना सकें, इसलिए विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन का अनुदान दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से भारत ने अपने 4 बिंदुओं के सहारे जलवायु वार्ता में भाग लिया, और भारत के इन सुझावों को इस सम्मेलन में, इस वार्ता में भाग लेने वाले देशों ने स्वीकार भी किया और इस पर एक वैश्विक रणनीति बनाने का भी प्रयास किया है, जो आने वाले समय में फलीभूत हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता है, इसमें हमने जिन जिन बिंदुओं की चर्चा की है उसको आप बिंदुवार याद रखेंगे, और मुझे उम्मीद है और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले एग्ज़ाम जो यूपीएससी के, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, इन सभी के प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो हमारा इस श्रृंखला का वीडियो होगा वो आप तक पहुंचता जाए। और इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन स्टडी के द्वारा अपने तैयारी को अंजाम देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।